अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ैड एफएम डिजिटल और जी हाँ, टेक्नोलॉजी टॉक प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपका मेजबान अतीक। और जिस तरह आपको पता है कि ज़ैड एफएम की कोशिश और काविश ये रही है कि हम आपके पास बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेवल के जो प्रोग्राम्स हैं वो तरतीब दें। और इस सिलसिले में हम कोशिश करते हैं कि मार्केट से कुछ एक्सपर्ट्स को भी बुलाया जाए अपने प्रोग्राम में, क्योंकि एक्सपर्ट्स ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम सोचते हैं, देखते हैं, करते हैं, एंड देन अगेन हम जब उसमें समवॉट कहीं फंसते हैं तो हमें कभी कभार तो यूट्यूब का सहारा लेना पड़ता है। मगर मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि हम एक्सपर्ट्स को ज्यादा प्रेफरेंसेस में रखते हैं कि हमें कोई एक्सपर्ट आके बताए कि भाई आखिर इसके साथ प्रॉब्लम क्या था, किस तरह का प्रोग्राम था, क्या नोयत थी, एंड देन अगेन ये जो बग्स या जो इश्यूज आ रहे हैं वो किस नोयत के हैं। आजकल बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट सा सब्जेक्ट मार्केट में प्रीवेल कर रहा है, जिसको लोग बहुत सारे मामलात में इन्वॉल्व भी कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कोई इंटरनेट पे कोई ऐसा जस्ट लाइक कोई भी चीज ऐसी पब्लिश करते हैं जो समवॉट नॉन एथिकल हो या किसी की रिस्पेक्ट के ऊपर जस्ट लाइक आंच ला सकती है, या किसी का कोई सीक्रेट रिवील कर रहे हैं, या किसी को कोई थ्रेटन कर रहे हैं, किसी भी तरह की चीज हो, तो वो बेसिकली साइबर क्राइम के जमरे में आती है। साइबर क्राइम हम उस चीज को कहते हैं जो हम इंटरनेट के थ्रू किसी को भी किसी भी किस्म का नुकसान देते हैं या किसी का नुकसान करते हैं, किसी भी तरह का नुकसान हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि उसकी सोच और जहानत का हो, या उसकी रियल टाइम कोई प्रॉपर्टी के ऊपर मसला हो, या उसकी रिस्पेक्ट और ऑनर की बात हो, या उसकी किसी भी तरह से समझिए कि आप नऊज़ मना उसको नुकसान दे रहे हैं, तजलील कर रहे हैं। इस तरह के जो मामलात हैं इसको हम साइबर क्राइम कहते हैं। साइबर क्राइम कब कैसे कहाँ स्टार्ट हुआ ये तो हमें भी पता नहीं है, इसलिए मैं आज अपने प्रोग्राम में बहुत ही ये कहूँगा कि वर्सटाइल पोर्टफोलियो रखने वाले हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिनका नाम लेने से पहले मैं जरूर बता दूं कि उन्होंने पाकिस्तान से अपने करियर का आगाज किया, फिर वो मलेशिया गए, चाइना गए, फ्रांस के साथ काम किया, और वेरी सून वो ऑस्ट्रेलिया में अपने इसी कैरियर के साथ अपने आप को आगे फॉरवर्ड करेंगे। जी हाँ, समीर सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। आपने माशाल्लाह अंडर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अब पीएचडी की तरफ बढ़ रहे हैं, और आपके अंडर ग्रेजुएशन के फौरन बाद आपने मास्टर्स मलेशिया से किया, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी आपने बायो से डिग्री ली, एंड देन अगेन अब आप अपनी पीएचडी परसू करना चाह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से। एम आई राइट सर? बिल्कुल सर। सबसे पहली चीज मैंने बहुत ही शायद इतना मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी इस फील्ड की कि साइबर सिक्योरिटी या साइबर क्राइम क्या होता है। मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे व्यूवर्स को, माशाल्लाह आप इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, उस पर भी हम बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा टाइम हमारा इंफॉर्मेशन के ऊपर इस्तेमाल किया जाए। तो मुझे ये बताएं कि साइबर क्राइम क्या होता है और साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, मतलब बहुत ही सरफेस पे, जैसे आम लोगों को पता लगेगा यार ये दो चीजें हैं क्या। सर अतीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। जैसे कि मैं साइबर सिक्योरिटी में काम कर रहा हूँ, मेरी जो अभी रिसर्च फील्ड है, रिसर्च एरिया जो है वो साइबर सिक्योरिटी है, नेटवर्क और साइबर सिक्योरिटी। तो उस हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि साइबर क्राइम या साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी लेटेस्ट ट्रेंड आपके हैं कंप्यूटर साइंस और आईटी की टेक्नोलॉजी में, या फिर इसे ये कहें कि एक हाई राइजिंग स्कोप है इसका। तो ये वो एक फील्ड है कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो जो साइबर क्राइम्स हैं वो भी मतलब ऐसी चीज का नाम है कि जो कि एक ओवर द नेटवर्क, ओवर द इंटरनेट या ओवर द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जिसको किया जा रहा हो, मतलब उस पे ये कमिट की जा रही हो। जैसे कि हम नॉर्मली देखते हैं कि कोई क्राइम होता है तो स्ट्रीट क्राइम्स का नाम दिया जाता है, या और इस तरह की चीजें होती है जो कि फिजिकली हो रही होती हैं। बट जब साइबर क्राइम की बात आती है तो वो चीजें मतलब स्पेस एक होता है खास, जैसे हम इंटरनेट कहते हैं, उसके ऊपर ये सारी चीजें की जा रही होती है ना। और फिर उसकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं, आपको पता होगा, डार्क वेब है, सरफेस वेब है, डीप वेब है। तो ये थोड़ी सी जो क्राइम्स है वो इन तीनों कैटेगरीज के अंदर इनको डिवाइड किया गया है। और साइबर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो वो भी यही है कि मतलब कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे, नेटवर्क पे आपका जो डेटा है वो सिक्योर किस तरह से किया जा सके, जो इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे सिक्योर किया जा सके, किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये तमाम चीजें साइबर सिक्योरिटी के ज़ुम्मे में आती हैं। सही। अच्छा, साइबर क्राइम को आप किस तरह देख रहे हैं? मतलब जस्ट लाइक जैसे आपने अभी भी कहा कि साइबर क्राइम फॉर एग्जांपल डार्क सरफेस और डीप वेब के थ्रू भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं।
तो सर जैसे आपने ऑब्वियसली बाहर से पढ़े हैं, सारी चीजें हैं, बाहर का एक ट्रेंड डिफरेंट है, साइबर क्राइम का पाकिस्तान का बड़ा ही डिफरेंट है। साइबर क्राइम आप पाकिस्तान में क्या समझते हैं, किस तरह हो रहा है, क्या हो रहा है और किस कदर हो रहा है? साइबर क्राइम पाकिस्तान में भी अब मैं यही कहूँगा कि बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि पिछले अगर हम कुछ सालों को उठाकर देख लें तो हमारे पास जो पाकिस्तान में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा अटैक्स हुए हैं। जी बिल्कुल। उनमें नॉमिनेटेड जो बैंक्स हैं, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हो गया, आपका बैंक इस्लामी हो गया, और इसके अलावा जो रिसेंट लास्ट अटैक हुआ है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR के ऊपर अटैक्स हुए हैं। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि मुख्तलिफ अटैक पाकिस्तान में भी जनरेट हो रहे हैं, चाहे ये इंटरनल हो या चाहे एक्सटर्नल हो, बट स्टिल ये भी जो है साइबर क्राइम के जुरिस्डिक्शन में आते हैं और ये चीजें हो रही हैं। फिर अगर हम इसको दूसरे जाविये से देखें तो यहाँ पे जो हमारी यूथ जनरेशन है उसका इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ रहा है कि हम जो है हैक करें मोबाइल्स को, किसी का डेटा हैक करें, किसी का जैसे ईमेल्स हो गए उसको हैक किया जा सके, या फिर किसी के नंबर्स के बारे में डेटा जो है वो एक्सेस किया जा सके। तो ये चीजें भी बहुत अभी जो है हो रही हैं, लेकिन ये है कि इसका स्कोप थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक इसकी इतनी खास लेवल पे अवेयरनेस नहीं है। आपने 2017 में जस्ट लाइक ये इरादा किया कि आप बाहर जाएं पढ़ने, तो जब आप 2017 में जा रहे थे तो उस वक्त साइबर सिक्योरिटी की पोजीशन क्या थी? मतलब साइबर सिक्योरिटी के ऊपर डिग्री आपने बाद में सोचा या 2017 से पहले ही आपका माइंडसेट था कि आप जाके साइबर सिक्योरिटी के ऊपर जाके काम करेंगे, मेजर्स आप उसमें करेंगे अपने? अतीक साहब, आपने बहुत बेहतरीन सवाल किया है। ऐसा है कि साइबर सिक्योरिटी पे मेरा बैकग्राउंड तो नहीं था, मतलब मुझे इतना खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन कंप्यूटर की सिक्योरिटी के बारे में जानना या नेटवर्क की सिक्योरिटी किस तरह से होती है, इन चीज़ों को मैं इंटरनेट पे पढ़ता था। तो फिर जब मुझे ये एक मौका मिला बाहर जाने का मलेशिया में, स्पेशली मास्टर्स की डिग्री करने का, और मेरी स्पेशलाइजेशन भी जो है वो नेटवर्क्स और साइबर सिक्योरिटी में है, वहाँ मेरा इंटरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। तो मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान में तो उस वक्त इसका कोई खास रुझान नहीं था, कोई इतना स्कोप नहीं था, यहाँ पे लोगों के पास इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अब जाके लोगों को थोड़ा सा पता चल रहा है कि साइबर सिक्योरिटी भी कोई एक फील्ड है जो कि एग्जिस्ट करती है, और वो पाकिस्तान में भी उस पर काम हो रहा है। अदरवाइज तो उस लेवल पे बिल्कुल भी इसका कोई ट्रेंड नहीं था, कोई अवेयरनेस नहीं थी। तो यही कहूँगा कि उस वक्त इतनी ज़्यादा हाई राइज पे नहीं था साइबर सिक्योरिटी। फिर जब मैं मलेशिया गया और वहाँ मुझे मेरी सुपरवाइजर डॉक्टर तान सचिन उनका नाम है, उनसे मुझे ट्रेनिंग्स मिली डिफरेंट, और सिक्योरिटी के ऊपर काम करने का मौका मिला। मैंने डिफरेंट साइबर सिक्योरिटी के वर्कशॉप्स अटेंड किए। वहाँ मुझे पता चला कि साइबर सिक्योरिटी भी एक ऐसी फील्ड है जिसका बहुत ज्यादा स्कोप है फ्यूचर में, और जिसके ऊपर लोग काम करेंगे। नॉट ओनली मलेशिया, नॉट ओनली पाकिस्तान, बल्कि थ्रू आउट द ग्लोब पूरी दुनिया इसके ऊपर काम करेगी। और अब ऐसा ही हो रहा है। आप देखिए ना, यहाँ पे कितने सारे डेटा है, गवर्नमेंट का डेटा है, पब्लिक डेटा मौजूद है, और इसके अलावा जो है प्राइवेट डेटा है, लोगों की प्राइवेसी है, उनके पर्सनल जो प्राइवेसी डेटा है, उन तक एक्सेस करने के लिए लोग डिफरेंट तरह के जो है वो टूल्स जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो आई एम श्योर कि सबके सामने है कि साइबर सिक्योरिटी का जो स्कोप है वो डे बाय डे उसका बढ़ता ही जा रहा है रुझान। अच्छा, अब आपने डिफरेंट वर्कशॉप्स अटेंड की, एंड देन अगेन आपकी जो एडवाइजर थी उन्होंने आपको इस फील्ड में समवॉट इंटीमेट किया कि आप इस पे काम कर सकते हैं। इसमें आपके लिए फैसिनेटिंग क्या था? जैसे लाइक हर इंसान होता है ना भाई, फॉर एग्जांपल हम मीडिया के फील्ड के लोग हैं तो हम नए सॉफ्टवेयर्स वगैरह या उनके ऊपर जस्ट लाइक बहुत सारे जब नए फीचर्स या एनिमेशंस देखते हैं तो हमें वो फैसिनेट करते हैं। आपको इस फील्ड के अंदर किस चीज ने फैसिनेट किया? क्योंकि इससे पहले आपका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि आप सिक्योरिटी या जस्ट लाइक फोर्सेस या इस तरह की किसी भी मामले में इन्वॉल्व हो। सर, दैट्स वंस अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपने जो कहा, जो पूछा, तो मुझे वाकई इस चीज़ के तो पहले नॉलेज नहीं थी इतनी इस चीज़ के बारे में, लेकिन व्हेन आई वाज फर्स्ट कम टू नो अबाउट DDoS अटैक, ये एक किस्म की अटैक है जो कि नेटवर्क के ऊपर होती है, जिसमें वेब सर्विसेज जो है वो डाउन हो जाती हैं, या जो नेटवर्क की रिसोर्सेज वगैरह हैं वो अनअवेलेबल हो जाती हैं एंड यूजर्स को। तो मेरी सुपरवाइजर ने मुझे इसके बारे में बताया कि आपने जो है इसके ऊपर काम करना है, नेटवर्क के ऊपर अगर ये अटैक आता है तो इससे डिटेक्ट कैसे करेंगे और इसकी प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए। तो आपने इसके ऊपर लिटरेचर सारा सर्वे करना है, जो माजी में काम हो चुका है उसको एक्सप्लोर करना है, अच्छे तरीके से उसका रिव्यू करना है, फिर उसकी एक एनालिसिस बनानी है और वो हमें देनी है। तो मेरे लिए फैस्किनेटिंग जो एक स्टेप था या जो एक फैस्किनेटिंग चीज थी वो यही थी, जिसको हम आजकल DDoS अटैक के नाम से जानते हैं।
और जब मुझे उससे मतलब फेमिलियरिटी हुई तो मुझे पता चला कि आखिर जो अटैक्स होते हैं उनका वॉल्यूम कितना हाई हो सकता है, बिकॉज DDoS अटैक इज वन ऑफ द अटैक्स दैट मे हैव अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट ऑन अ नेटवर्क और एनी सर्वर। अच्छा, उसमें आपका डेटा सिर्फ कंप्रोमाइज पे जाता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे डीडोस हो गए तो इस तरह दूसरे भी बहुत सारे अटैक होंगे, तो इसमें क्या डेटा सिर्फ कंप्रोमाइज पे जाता है या आपका डेटा पूरा चुराया जाता है, क्या होता है उस डेटा के साथ? सर डिफरेंट टाइप्स की अटैक्स हैं। अगर मैं डीडोस अटैक की पर्टिकुलरली बात करूं तो उसमें ये होता है कि आपके पास जो है एक कंप्यूटर होता है जो कि अटैकर उसको कंप्रोमाइज कर लेता है, अपने हाथ में कर लेता है, मतलब उसको रिमोटली एक्सेस कर रहा होता है। जब वो कंप्यूटर उसके एक्सेस में आ जाता है तो वो उस कंप्यूटर के जरिए अटैक्स को पूरे नेटवर्क में थ्रो आउट करता है। इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, फ्लडिंग। मतलब अटैक को वो फ्लड करता है पूरे नेटवर्क के ऊपर, और फिर उस एक जिसको हम ज़ोंबी कहते हैं ना, वो कॉम्प्रोमाइज जो सिस्टम होता है उसको हम ज़ोंबी कहते हैं। उस ज़ोंबी से वो डिफरेंट अटैक्स जनरेट होते हैं और पूरे नेटवर्क के ऊपर जो है ना वो दूसरों का बॉटनेट्स यानी रोबोट नेटवर्क एक पूरा बन जाता है और उसको जरिए वो कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसमें आपका जो डेटा है वो भी स्टील होता है, और फिर दूसरा ये कि सर्विसेज जो होती हैं वो अनअवेलेबल हो जाती है। मींस के अगर सपोज करें कि मैं जो है ऑनलाइन बैंक अकाउंट में अपने अकाउंट को चेक कर रहा हूँ, लॉगिन किया मैंने, मैं अपने फंड्स को चेक कर रहा हूँ या फंड्स की ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, तो उस दौरान अटैकर क्या करता है कि उस सर्विस को मेरे लिए अनअवेलेबल कर देगा और अपने पास जो है वो सारा एक्सेस ले लेगा, और वो चाहे तो मेरे बैंक से, मेरे अकाउंट से जो फंड्स है वो ट्रांसफर कर सकता है, डिफरेंट ट्रांजेक्शन कर सकता है। आई मीन वो इस चीज के लिए पूरा अख्तियार रखता है कि वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसने अपने कंट्रोल में कर लिया सारी चीजों को। सही। अच्छा, पाकिस्तान में तो बहुत सारे मसाइल शुरू हो चुके हैं। अभी हम देखते हैं कि बैंकिंग सेक्टर के बाद अभी हमने रिसेंटली देखा था कि आपकी जो बायोमेट्रिक सिस्टम है उसके लोगों ने फिंगरप्रिंट, जो लोग बेचारे समवॉट किसी भी तरह से जिनको बायोमेट्रिक करवाना होता था या जस्ट लाइक सिम लेनी थी या कुछ भी लेना था, तो हमने टीवी पे वैसे बहुत सारे प्रोग्राम देखे थे, उनके जो है ना क्लोनिंग की गई, उनके जस्ट लाइक थम्स की या जो भी फिंगरप्रिंट वो यूज कर रहे थे। अब ये जो प्रॉब्लम्स है आगे बढ़ रहे हैं, इसमें जैसे लोग कहते हैं कि भाई हमारी सिक्योरिटी है जिसमें हम अपना फेस डिटेक्शन करवाते हैं या हम अपना बायोमेट्रिक करवाते हैं या आई बॉल डिटेक्शन करवाते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक ये वाकई मतलब अपनी जगह वैलिड है ये सिक्योरिटीज, या जब अटैक होता है तो ये सारी जो है ना धरी की धरी रह जाती है? अतिक साहब, ये चीजें अपनी जगह मैटर करती हैं और वैलिड भी हैं, बिकॉज अभी जो है देखें, ये जो एक एरिया आ रहा है या जो एरा चल रहा है इसमें मशीन लर्निंग पे बहुत काम किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ML है, और साइबर सिक्योरिटी में इसको इन्वॉल्व किया जा रहा है, जिसकी मदद से मतलब आर्टिफिशियली एक मसनूई तरीके से जो है चीजों को बहुत ज्यादा वैलिड किया जा रहा है, या ये कहेंगे इंटेलिजेंट किया जा रहा है, जिसकी वजह से आपका जो ये बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है वो भी काम कर रही है, परफेक्ट वे में काम कर रही है। और दो कि आपने कहा कि रेप्लिका लोग कर रहे हैं और फिंगरप्रिंट्स के भी डिफरेंट क्लोन बना के जो है वो किए जा रहे हैं, मतलब उसकी भी एक ब्रीच किया जा रहा है सिक्योरिटी को। ऑफ कोर्स ये चीजें हैं, ये चीजें हर जगह हैं, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर भी ये चीजें हो रही हैं, क्योंकि लोगों को नए से नए तरीके पता चल रहे हैं तो वो उस चीज को फॉलो कर रहे हैं और उसके जरिए जो है वो क्राइम्स को कमिट कर रहे हैं। बट द थिंग इज दैट के टेक्नोलॉजी उन सब के ऊपर भारी है, टेक्नोलॉजी उन सब के ऊपर हावी है, और उस टेक्नोलॉजी की मदद से हम जो है चीजों को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम जो है साइबर सिक्योरिटी में 100% प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में डे बाय डे पे टेक्नोलॉजी और ट्रेंड्स चेंज होती जा रही हैं। तो कल को कौन सा वायरस आने वाला है, कल को कौन सा अटैक जनरेट होने वाला है, हम नहीं जानते। सो इट मीन्स के वी आर नॉट 100% सिक्योर। आईटी की दुनिया में, कंप्यूटर साइंस की दुनिया में या साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में हम लोग 100% सिक्योर नहीं हैं, बट हम ये कह सकते हैं कि एक काफी हद तक कंट्रोल पे हम क्राइम्स पे जो है ना हम कंट्रोल कर सकते हैं, और उसका तरीका यही है कि हम मशीन लर्निंग को यूज करें, एआई को इन्वॉल्व करें साइबर सिक्योरिटी में, डिफरेंट नए नए प्रोटोकॉल्स बनाएं, एल्गोरिथम्स को इंट्रोड्यूस करवाएं, तो जिसकी मदद से जो है इन क्राइम्स पे काबू पाया जा सकता है। अच्छा, ये आजकल मैं बहुत लफ्ज सुन रहा हूँ, मशीन लर्निंग, बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनता हूँ मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ में आ रहा है कि एक मसनूई तरह से किसी भी चीज को प्रोसेस करके आप रिजल्ट्स को मेजर करें। मशीन लर्निंग क्या है, थोड़ा सा आप अगर हमें इस प्रोग्राम के तसलसल से हमारे व्यूअर्स को समझाएंगे मशीन लर्निंग होती क्या है? अच्छा, ये एडवांस होती है एआई से या उसके जस्ट लाइक कंपोनेंट्स में आती है? जस्ट लाइक मैं ये कहूं कि भाई मशीन लर्निंग की बेसिस पे ही एआई होगी या एमएल होगी, या ये पार्ट है एआई के? सर आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया।
असल में एआई जो है वो हमारे लिए एक अम्ब्रेला है। हम ये कह सकते हैं कि एआई जो है हमारे लिए एक अम्ब्रेला टर्म है, और एआई के फिर कुछ ब्रांचेस हैं, सब ब्रांचेस कह लें आप उसको, उसके जेली कंपोनेंट्स कह लें आप। तो मशीन लर्निंग जो है वो उसका एक कंपोनेंट है, उसकी एक ब्रांच है, जिसके अंदर जो है हम मशीन को इस तरह से इंटेलिजेंट बनाया जाता है, यानी कि डेटा सेट होते हैं आपके पास, मॉडल्स होते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये मशीन लर्निंग है, बिकॉज कि हम मशीन को सिखा रहे होते हैं। हम जिस तरह से मशीन को सिखाते हैं वो मशीन उसी तरह से एक्ट करता है, और आपको वो डिजायर्ड जो रिजल्ट्स है वो एंड यूजर को देता है, या वो सॉफ्टवेयर या जो प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। तो इस वजह से हम इसको मशीन लर्निंग कहते हैं। मतलब एक कस्टमाइज्ड चीज आप तैयार कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि ये कस्टमाइज्ड वे में, बिकॉज इसका जो एंड यूजर है, अगेन वो एक प्रोग्रामर होगा, वो कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा, वो जो कोड कर रहा है, इनके जो कोडर है उसको हम कह सकते हैं कि वो इस चीज पे काम कर रहा है, तो ऑफ कोर्स उसी के हाथ में। अच्छा, मजीद हम बहुत सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे, एक ब्रेक का भी टाइम हुआ चाहता है, मगर मैं एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ। मल्टीमीडिया यूनिवर्सिटी मलेशिया और साइबर सिक्योरिटी, ये इत्तेफाक कैसे हुआ? मतलब मलेशिया तक पहुंचने का इत्तेफाक कैसे हुआ? और चले, आपने समवॉट बता दिया कि आपके एडवाइजर ने आपको इंटरेस्ट दिलाया, मगर ये मल्टीमीडिया यूनिवर्सिटी मलेशिया का इत्तेफाक कैसे हुआ? सर ऐसा था कि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ब्राउजिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, मतलब इंटरनेट पे जो सर्फिंग स्किल्स हैं वो ऐसी है कि मैं मतलब अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करता हूँ तो मुझे वो चीजें मिल जाती हैं। फुली फंडेड टर्म्स को यूज करना, फुल स्कॉलरशिप्स को यूज करना, रिसर्च बेस्ड स्कॉलरशिप्स को यूज करना, और एडवाइजर बेस्ड फंड्स हो गए या सुपरवाइजर बेस्ड फंड्स हो गए, प्रोजेक्ट बेस्ड फंड्स हो गए, इस तरह के टर्म्स को सर्च करता था मैं। ये बात है 2016 की, जब मैं इंटरेस्ट मेरा बढ़ा, डेवलप हुआ ना मास्टर्स करने के लिए। सही। तो ये उस वक्त की बात है। ऐसे ही सर सर्च करते करते मुझे इंटरनेट पे जो है फिर ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज सामने आते थे जहाँ पे ओपन वैकेंसीज अपॉर्चुनिटीज मौजूद होती थी, तो मैं उन पर अप्लाई करता था। ऐसे ही मुझे मल्टीमीडिया यूनिवर्सिटी का लिंक मिला, और जहाँ पे मैंने जो है वो एक सुपरवाइजर थी जिनका नाम डॉक्टर तान सचिन है, शी इज अ चाइनीज लेडी, उनको मैंने अप्रोच किया, उनके करंट प्रोजेक्ट्स थे जो मैंने चेक किए, और वहाँ पे ओपन वैकेंसी थी कि उनको मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स जो है चाहिए थे, दरकार थे। तो मैंने फिर उनकी पोजीशन जो थी एसडीएन, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क्स के प्रोजेक्ट पे वो लोग काम कर रहे थे, मैंने उस पे सीवी भेजी, और फिर मुझे तकरीबन एक हफ्ते बाद उन्होंने कॉल किया कि आपकी जो है शॉर्टलिस्टिंग हो गई है, तो हम आपसे इंटरव्यू करना चाहते हैं कि आप अवेलेबल हैं। फिर उन्होंने मेरा टाइम की अवेलेबिलिटी ली और एक इंटरव्यू हुआ। उस दौरान उन्होंने मुझसे एक टेक्निकल सवालात किए और मेरा बैकग्राउंड चेक किया, बैकग्राउंड के सवालात किए, तालीमी एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, और बहुत सारी चीजें मतलब डिस्कस हुई। फिर उसके तकरीबन एक हफ्ते बाद मुझे रिजल्ट ईमेल के जरिए मिले ना कि मैं जो है फाइनली सेलेक्ट किया गया हूँ इस पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च स्कॉलरशिप के लिए। तो सर इसी तरीके से मैंने मल्टीमीडिया को चूज किया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ चला गया, और 2-2.5 साल में जो है मैंने अपना मास्टर्स प्रोग्राम कंप्लीट किया, एंड आई वाज रिटर्न इन 2020। मुझे ये बताएं कि आपने अंडर ग्रेजुएशन की कायदे अवाम यूनिवर्सिटी से, वहाँ के एजुकेशन को कैसे देख रहे हैं? सर बेसिकली मैं नवाबशाह से बिलोंग करता हूँ, इंटीरियर सिंध से, और वहाँ पे ये कायदे अवाम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से यूनिवर्सिटी है, जहाँ मुझे फर्स्ट टाइम मौका मिला, और मैं मेरे अपनी फैमिली के अंदर जो है मैं ही वो पहला शख्स हूँ जो यूनिवर्सिटी में जिसको जाने का मौका मिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मैं लकी हूँ इस लिहाज से। रही बात तालीम की, तो देखिए तालीम हर जगह टीचर प्रोवाइड करता है, पढ़ना फिर स्टूडेंट का काम है। तो मुझे वहाँ कायदे अवाम यूनिवर्सिटी से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे वहाँ पे मुझे अच्छे टीचर्स मिले और अच्छे मेंटर्स मिले। मेरे एडवाइजर थे सर अख्तर हुसैन जलबानी साहब, बहुत अच्छे टीचर थे जिन्होंने मुझे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में सुपरवाइज किया। सही। और तो मुझे वहाँ से मेरा बेस्ट बना बेसिकली कि मुझे प्रोफेशनल लर्निंग जो मेरी हुई वो वहाँ से हुई। बट अगेन जो चीज़ें मुझे इंटरनेशनल लेवल पे सीखने को मिली वो एक अलग चीज़ है, वो मुझे यहाँ से सीखने को एक्चुअली नहीं मिली, बिकॉज मुझे वो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला कि जहाँ से मैं उस लेवल की चीज़ें सीख सकता था। अच्छा, तो अब आपने काफी जगहों पर काम किया, एंड देन अगेन आप आईटी ऑफिसर ज़ैबिस पे हैं, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि वर्किंग एनवायरनमेंट ने आपको ज्यादा दिया या आपको आपके एजुकेशन ने ज्यादा दिया, और किस कदर दिया जो आप वहां तक पहुंच पाए? सर ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, और इसका जवाब मैं कुछ इस तरह से देना चाहूंगा कि 50-50% दोनों को क्रेडिट जाता है। क्योंकि मुझे जो मेरी बेस जो बनी एक्चुअल, वो तो कायदे अवाम यूनिवर्सिटी से बनी। वहाँ मैंने जो प्रोफेशनल कोर्सेज किए
खासतौर पे जो BSIT डिग्री कोर्स मैंने वहाँ से मुकम्मल किया, तो उसने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ग्रूम अप किया। लेकिन फिर 50% जो है मैं क्रेडिट ज़ेबिस को भी दूंगा, बिकॉज जब मैं ग्रेजुएशन के बाद मेरी यहाँ सिलेक्शन हुई और मैं यहाँ पे एज अ सिस्टम इंजीनियर हायर हुआ, इंडक्ट हुआ ज़ेबिस के IT डिपार्टमेंट में, तो फिर मुझे यहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स को मजीद डेवलप करने का मौका मिला। मैं समझता हूँ कि ज़ेबिस्ट और क्वेस्ट दोनों को 50% जो है वो क्रेडिट जाता है, और इन दोनों प्लेटफॉर्म से मेरी इतनी ग्रूमिंग अप और डेवलपमेंट हुई कि मैं जो है इस काबिल हुआ कि बाहर से पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज को जो है परस्यू कर सकूँ। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी जैसे आजकल बहुत इन भी है और आप फ्यूचर में भी इसको पढ़ने जा रहे हैं, तो करंटली साइबर सिक्योरिटी के अंदर अगर हम देखें तो उसके अंदर एथिकल हैकिंग वगैरह भी आती है और बहुत सी डिफरेंट और भी चीजें आती है। थोड़ा सा हमें बताएं एथिकल हैकिंग क्या होती है, क्योंकि हमारे यहाँ हैकिंग जो है ना बड़ा एक माचो और रेंगलर और जैसे कहते हैं ना कि गैंगस्टर टाइप लफ्ज यूज किया जाता है, भाई हाँ ये हैकर है भाई, आप बच के रहना। तो हैकर और एथिकल हैकर में क्या फर्क है? सर ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका। असल में हैकिंग की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, और जो फिर हैकिंग कर रहे होते हैं तो ऑफ कोर्स उनकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो जो हैकर्स होते हैं उन्हीं की कैटेगरीज हैं कि एथिकल हैकर, वाइट हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, रेड हैट हैकर्स, ये डिफरेंट इन टर्म्स यूज करते हैं हम साइबर सिक्योरिटी के हैकर्स की टर्मिनोलॉजी में। तो जो एथिकल हैकिंग है, जैसा कि लफ्ज एथिकल इटसेल्फ एक जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लफ्ज है कि अखलाकियत के दायरे में रहते हुए हैकिंग करना। तो एथिकल हैकिंग से मुराद यही है कि एक लर्निंग पर्पस के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए, प्रोफेशनली मगर पॉजिटिव यूज करने के लिए जो है हम एथिकल हैकिंग का इस्तेमाल करते हैं। और जो जनरली अगर हम हैकर कहें तो वो एक नॉन पॉजिटिव वे में हम कहते हैं, क्योंकि वो हैकर कोई भी हो सकता है, वो हमें इंटेंशनली और अनइंटेंशनली नुकसान पहुंचा सकता है, हमारी डेटा को ब्रीच कर सकता है, सिक्योरिटी को ब्रीच कर सकता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि एथिकल हैकिंग में जो है वो हमें परमिशन मिली हुई होती है। एथिकल हैकिंग का मतलब ही यही है कि आप किसी की कंसेंट से, किसी इदारे के कंसेंट से, किसी इंडिविजुअल की परमिशन से वो आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ताकि वो अपनी वल्नरेबिलिटीज को, वीकनेस को असेस कर सकें। जबकि जो हैकर्स होते हैं वो ऑफ कोर्स उनका जो इंटेंशन है वो थोड़ा सा बैड इंटेंशन होता है, और विदाउट परमिशन के जो है डेटा को या सिक्योरिटी को ब्रीच कर रहे हैं। अच्छा, एक लफ्ज कहा जाता है चोरी तो चोरी है, ठीक है, चाहे आप मस्जिद में बैठ के करें या घर में बैठ के करें, चोरी आपने कर दी तो मामला हो गया खराब। अब हैकिंग यानी कि किसी का डेटा उठाना या कुछ भी करना, मगर कहीं ना कहीं आप किसी की चीज को कॉम्प्रोमाइज पे लेके जा रहे हैं, ऐसा ही है सर? बिल्कुल दुरुस्त। तो ये एथिकल और नॉन एथिकल का वर्ड इस्तेमाल करके चोरी तो चोरी हुई, थोड़ा सा इस पे आप हमें थोड़ा समझा सके। सर बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा चोरी तो चोरी है, चाहे वो किसी भी तरीके से की जाए, बिलाखिर उस चोर को हम चोरी कहेंगे कि उसने चोरी ही की है। तो एथिकल और नॉन एथिकल हैकिंग की जहाँ तक बात है, वो इसलिए भी ये चीज़ें आई हैं वजूद में कि एक सपोज करें कंपनी है, उसको पता कैसे चलेगा कि उसके जो डेटा सेंटर है, उस कंपनी में जो डेटा सेंटर मौजूद है, उसके अंदर जो सर्वर्स मौजूद हैं, उनमें क्या क्या वीकनेसेस हैं, वो उसे पता कैसे चले। उसके लिए ही एथिकल हैकिंग बनी है कि जब तक वो एथिकल हैकर को हायर नहीं करेगा, अपनी मर्जी से परमिशन नहीं देगा उसको टेस्ट करने के लिए, ये जो पेन टेस्टिंग की जाती है, तो वो तभी जान सकेगा ना कि उसकी कंपनी में जो सर्वर्स मौजूद हैं, उसके डेटा सेंटर में जो सर्वर मौजूद हैं, उनके अंदर जो डेटा है, जो और बहुत सारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मौजूद है, वो सिक्योर कैसे है। इस चीज को जांचने के लिए, इस चीज को कंफर्म करने के लिए, इस चीज को मुतय्यन करने के लिए हमारे पास एथिकल हैकिंग का टर्म यूज हुआ है, और एथिकल हैकिंग के लोग आए हैं, या एथिकल हैकर्स जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं कंपनीज के अंदर, ताकि वो वल्नरेबिलिटीज को असेस कर सकें पेन टेस्टिंग के जरिए। अच्छा, यही चीज थोड़ा सा मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, एक होता है एंटीवायरस और एक होता है वायरस। तो पहले क्या आता है, एंटीवायरस आता है या वायरस आता है? सर पहले वायरस आता है, तभी तो उसका एंटीवायरस बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं ऐसी कंडीशन को देखूं तो आपने फॉर एग्जांपल एक ताला बना दिया और आप कह रहे हैं कि ये ताला मजबूत है या नहीं है, इसकी सिक्योरिटी चेक करने के लिए आपने चाबी भी बनाना शुरू कर दी इसके ऊपर, फिर चाबी से चेक कर रहे हैं कि खुल रहा है या नहीं खुल रहा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों अगर मैं पैरेलल टर्म्स को लेके चलूं तो मुझे तो ये साफ नजर आ रहा है कि ये तो एंटीवायरस और वायरस वाली ही कहानी है कि भाई चोर भी खुद बनाना है और चौकीदारी भी खुद करनी है। और समवॉट में ये भी कह सकता हूँ कि एथिकल हैकर से ही हैकर निकला है। एग्जैक्टली ये भी कहना मुनासिब होगा, क्योंकि देखिए हमारे पास जब हैकिंग की हम बात करते हैं तो हमारे पास
जो खतरा होता है वो आउटसाइडर जो अटैकर होता है या आउटसाइडर थ्रेट जो होता है उससे कहीं ज्यादा खतरा होता है हमें जो इनसाइडर थ्रेट होता है या जो इनसाइडर अटैक होता है। इनसाइडर हैकर या इनसाइडर थ्रेट या इनसाइडर अटैक जो है वो हमारे अपने ही दायरे में मौजूद एम्प्लॉय जो काम कर रहा होता है, जिसके पास इस तरह की स्किल्स होती हैं पेन टेस्टिंग की या एथिकल हैकिंग की, तो वो भी कर रहा होता है सारी चीजें। जैसे कि एकेडमिक इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को जो है प्रैक्टिकल लैब्स वगैरह करवाए जाते हैं, बट वहाँ पे पूरी कंसेंट होती है कि भैया आपने जो है वो एक एजुकेशन पर्पज के लिए यूज करना है। बट अगेन हम लोगों के इंटेंशन से वाकिफ नहीं है, लोग उसको किस पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टूडेंट उसको किस पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं हम नहीं जानते। तो ऑफ कोर्स जहाँ पे पॉजिटिव थिंकर्स हैं तो वहाँ पे जो है नेगेटिव थिंकर्स भी मौजूद होते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं कि वो क्या करते हैं कि चीज़ों का नेगेटिव यूज करते हैं, उनको जो परमिशन मिली हुई होती है एथिकल हैकिंग करने की तो वो उसके दायरे में रहते हुए नॉन एथिकल जो एक्ट हैं वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये आपकी बात से मैं काफी हद तक जो है मुत्तफिक हूँ, ऐसा ही है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज है कि आजकल जैसे ट्रेंड डेवलप हो रहा है कि वी हैव टू अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी। हम आज से 4-5 साल पीछे जाए तो एक बूम आया हुआ था कि भाई i7, i5, i3, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन। आज हम देख रहे हैं तो i9 आ गया है, 11th जनरेशन, 12th जनरेशन। बड़ा ही तेजी से चीजें चेंज होती जा रही हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम जस्ट लाइक एंड्रॉयड को देखें तो एंड्रॉयड 12 तक आ चुका है। ये सारी चीजें बहुत रैपिडली ट्रांसफॉर्म होती जा रही हैं और शायद आगे इससे ज्यादा तेजी से ट्रांसफॉर्म हो, क्योंकि नजर तो यही आ रहा है कि लोग जितना तेजी से इस चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं उसी तेजी के साथ उन चीजों के अंदर एडवांसमेंट आ रही है। अब इन सब चीजों को देखते हुए मैं ये भी देखता हूं कि बहुत सारे मामलात में लोगों की सिक्योरिटी बर्बाद हो चुकी है। इवन मेरा ये फोन है, मुझे नहीं पता कि कब क्या किस कदर मेरा डेटा इससे बाहर होगा और मार्केट में घूम रहा होगा। अगर इसमें खुदा ना खासा मेरा पर्सनल डेटा होगा तो वो कॉम्प्रोमाइज पे होगा। तो मेरा सवाल आपसे ये बनता है कि पाकिस्तान में रहते हुए जितनी तेजी से जस्ट लाइक इस कल्चर को अडॉप्ट किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी की एक्सेप्टेंस को, उस पे आप कितना परसेंट लोगों को, मतलब मैं ये कहूंगी अगर हम ये कहेंगे 100 में से 80% जो है ना हम अडॉप्ट कर रहे हैं इंडोर्समेंट ऑफ जस्ट लाइक या यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो कितना परसेंट हम इस वक्त रिस्क पर भी हैं? क्योंकि साइबर सिक्योरिटी का तो लोगों को इतना आइडिया नहीं है भाई। जो चीज मिल रही है एंड्रॉइड हो, iOS हो या आपके विंडोज पे, जैसे हम आजकल सरफेस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये चीजें कितने कंप्रोमाइज पे हैं, ये थोड़ा आप एक्सपर्ट हैं, आप बताएंगे तो शायद लोगों को समझ में आए। अतीक साहब देखें, हम अब माजी को तो हम भुला चुके हैं और भूलना भी चाहिए कि इस लिहाज से कि मतलब जब आप तरक्की करते जा रहे हो तो उस लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। तो माजी में जो चीजें थी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, इंसान को काम करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट थी, जो कि इन दिनों में बहुत हद तक कम हो गई है। चीजें कॉम्पैक्ट होती जा रही हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। सारी जो चीजें हो रही हैं वो टेक्नोलॉजी के मरहूने मिन्नत हो रही हैं। तो मैं इसलिए कहूँगा कि हम टेक्नोलॉजी को इग्नोर नहीं कर सकते। सही, हम क्या पूरी दुनिया में कोई भी मुल्क, कोई भी जो कंट्री है वो टेक्नोलॉजी के जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं उससे इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसी तरीके से मैं यही कहूँगा पाकिस्तान में भी टेक्नोलॉजी का जो रुझान है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो और बढ़ना भी चाहिए, इसका स्कोप भी अच्छा है, क्योंकि अब जो चीज़ें आ रही हैं तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि हमारे लिए टेक्नोलॉजी ने बहुत ईज प्रोवाइड कर दिया कामों को करने के लिहाज से, और रूटीन बेस्ड चीज़ें हो गई, स्मार्टफोन्स आ गए तो लोगों को एंटरटेनमेंट की चीज़ें मिल गई, और मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो गई हैं इस टेक्नोलॉजी की वजह से। तो वहीं पे आप यही कह रहे हैं कि जब इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, लोगों ने उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, या 80% आपने एक फिगर यूज़ किया कि करना शुरू कर दिया एक्सेप्ट, तो फिर कैसे वो अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं? तो सिक्योर तो देखें, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम 100% IT की दुनिया में सिक्योर नहीं है, और अब तक जो मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक हम आने वाले वक्त में भी इतना आसान नहीं है कि आने वाले 10 सालों में हम 100% सिक्योर हो जाएंगे। इट्स नॉट श्योर एंड इट्स अनप्रेडिक्टेबल। तो ये प्रेडिक्टेबल चीज नहीं है, लिहाजा 100% सिक्योरिटी तो मुमकिन नहीं है, मगर कोशिश की जा सकती है अवेयरनेस के जरिए, लोगों को एजुकेट करके हम इस लेवल पे आ सकते हैं कि एटलीस्ट वो चीज़ें जो आम लोगों को मालूम नहीं है हम उनको इस टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस दें, ताकि वो उन चीज़ों को जो मेजर्स हैं अपनी प्रोटेक्शन के हवाले से वो उनको अडॉप्ट करें और अपने आप को सिक्योर कर सकें। जैसा कि उसमें मैं आपको बता दूंगा कि पासवर्ड्स हो गए
या इस तरह के 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशंस हो गए, इस तरह के सिस्टम्स हो गए या पैटर्न्स हो गए, तो इस तरह की चीज़ों को वो इम्प्रूव करें और उन चीज़ों को वो अडॉप्ट करें अपने स्मार्टफोन्स के अंदर, आईपैड्स के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर, ताकि एटलीस्ट वो सिक्योरिटी को एक हद तक जो है इम्प्लीमेंट कर सकें। तो जी मैं यही कहना चाहूँगा। अच्छा, आपने भी बात की कि भाई चीजों को कुछ को इम्प्लीमेंट किया जाए, जो जैसे कैसे प्रिकॉशनरी मेजर्स जिसे हम कहें, क्या भाई बचने के लिए कुछ इस तरह के आपने जैसे पासवर्ड वगैरह का इस्तेमाल किया, जैसे मैंने पहले भी कहा था बायोमेट्रिक और आई डिटेक्शन वगैरह की चीजें। मगर मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ये देखा है कि ये तो चले आपका एक गैजेट है, उसको आपने खोलने के लिए, बंद करने के लिए, या जस्ट लाइक मैं रास्ते से जा रहा था, किसी मोबाइल स्नैचर ने मुझसे छीन लिया तो वही उसका लॉक नहीं खोल सकता। समझ में आ रहा है भाई, ठीक है, क्योंकि इस पे मेरा बायोमेट्रिक लगा हुआ है, आई डिटेक्शन लगी हुई है, पासवर्ड लगा हुआ है, सारा कुछ। मगर अगर हम नेटवर्किंग की फील्ड के अंदर जा रहे हैं, हैकिंग टूल्स के ऊपर जा रहे हैं, तो मैंने ये देखा है कि आपका डेटा फिर भी कंप्रोमाइज पे होता है, जिसको आप अपने लफ्जों में फिशिंग कहते हैं। तो मैं चाहूंगा थोड़ा इस पे आप अपना नुक्ता नजर डालें कि ये फिशिंग कैसे होता है, क्या होता है। नेटवर्किंग में मैंने बहुत सुना है इसके बारे में, और आप एक्सपर्ट हैं तो आप बताएंगे कि चले ठीक है, मैंने सिक्योरिटी यहाँ पर अपनी बहाल कर दी, मगर उसके बाद भी मैं कंप्रोमाइज पे चला गया, ये कैसे मुमकिन है? जी बिल्कुल, कंप्यूटर साइंस या फिर साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में जो है इस तरह के बहुत सारे हथकंडे, मैं यही टर्म यूज करूंगा, कि लोग यूज कर रहे होते हैं या हैकर्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसके जरिए वो सिक्योरिटी को ब्रीच करने की कोशिश करते हैं। तो फिशिंग भी अटैक की ही एक किस्म है, एक काइंड है, जिसके जरिए क्या किया जाता है कि लोगों को मोटिवेट किया जाता है नेगेटिव वे को अडॉप्ट करने के लिए। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल ये है कि हमारे पास जंक ईमेल्स आती हैं और स्पैम ईमेल्स आती हैं, और उनमें कुछ अटैचमेंट्स होते हैं, कुछ लिंक्स होते हैं, तो हम उन पे क्लिक करके नेविगेट हो जाते हैं। तो ये ही वो जो हथकंडा है वो अटैकर इस्तेमाल कर रहा होता है, जिसके जरिए वो हमें अपने ओरिजिनल रिसोर्स से, जो लेजिटिमेट एक्शन है, उससे डाइवर्ट करके एक और इललेजिटिमेट पेज पे लेके जाता है, या जो डाइवर्जन होती है वो किसी ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे उसने कुछ पेलोड्स बनाए हुए होते हैं, कुछ जो है वो प्रोग्रामिंग की हुई होती है, जिसके जरिए वो हमारा डेटा स्टील कर रहा होता है। तो फिशिंग का बेसिकली मकसद ही यही है कि आपको ओरिजिनल सोर्स से हटाकर एक जो हैकर का अपना बनाया हुआ एक ट्रैप हम कह सकते हैं या जाल कह सकते हैं, उसमें वो फंसाता है उसको, और फिर उसके जरिए सारा डेटा जो है इसका वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या डेटा एक्सेस कर लेता है। अच्छा, आजकल जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बड़े सारे इश्यूज चल रहे हैं मार्केट में। कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज़ देखी थी जिसमें ये वाजे बताया जा रहा था, एक एप्लीकेशन है जो आपको पैसे मतलब दिनों में या टाइम के हिसाब से डबल ट्रिपल करके दे रही है, और बेसिकली वो आपका डेटा स्टील करती है, आपकी पर्सनल फाइल्स को एक्सेस करती है। ये किस टाइप की फिशिंग है, और इसमें जो पर्सनल डेटा है उसका लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं? जस्ट लाइक पर्सनल डेटा से क्या क्या नुकसानात मिल सकते हैं, थोड़ा सा आप इस पे अपना। सर पर्सनल डेटा तो देखें, पर्सनल होता है, किसी की प्राइवेसी और इस चीज़ को बड़ा मतलब मैटर होता है इसका, कि आपकी पर्सनल चीज़ के ऊपर कोई आ रहा है, उसको एक्सेस कर रहा है, उसको फिर पब्लिकली कहीं पे अपलोड कर रहा है आपके डेटा को। तो आईटी की दुनिया में ये चीज़ें पॉसिबल हैं, लिहाजा इन चीज़ों को जो है हम इग्नोर नहीं कर सकते। कोशिश तो यही होती है हमारी कि हम इन चीज़ों को इतने जो है वो स्टेप्स एडवांस लेवल तक ले जाएं कि हम इसको सिक्योर कर सकें। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि फाइनेंशियल एप्लीकेशंस कुछ आई हैं इस तरह की, बाइनेंस के नाम से भी है, और इस तरह के दूसरे क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए लोग इस तरह के ऐप्स बना रहे हैं, और वो प्ले स्टोर पे फ्रीली इवन अवेलेबल है, जिनको लोग इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, वहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, हम खुद ही उससे परमिशन दे रहे होते हैं कि आप फला फला चीज़ों को एक्सेस करते हैं, ठीक है भाई, इंस्टॉल कर दिया, मीडिया को एक्सेस करें, ओके कर दिया, गैलरी को एक्सेस करें, ओके कर दिया, लोकेशन को एक्सेस करें तो हमने उसको भी ओके कर दिया। तो ये देखिए, हम खुद अपने हाथों से अपनी जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, उसको ब्रीच कर रहे हैं। हम उस ऐप को, हमें नहीं पता कि वो ऐप की जो ना पब्लिशर क्या है, उसका पब्लिशर कौन है, वो सिक्योर कितना है, और जो उसके जराए हैं जहां से वो अपलोड हुआ है वो क्या कोई ऑथेंटिक है या नॉन ऑथेंटिक है, ये हम नहीं जानते। तो बेहतर है कि इस तरह की चीजों से अवॉइड किया जाए और इनको जो है इंस्टॉल ना किया जाए तो एक अच्छा है। लेकिन अगर आप इंस्टॉल कर भी रहे हैं और किसी भी पर्पज के लिए, फाइनेंशियल या जो आप जैसे आपने कहा कि पैसों को डबल ट्रिपल करता है, तो मैं नहीं समझता कि ये चीजें सर इतनी आसानी से होती है कि आपने किसी को 10 रुपए दिए तो वो अगला आपको जो ना बगैर किसी मकसद के 20 रुपए दे दे, ये पॉसिबल नहीं है। कोई अगर दे भी रहा है तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई ग्रीड होगी, कोई ना कोई लालच है, कोई ना कोई तरीका है जिसको वो ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है।
तो इनके पीछे बेसिकली मकसद यही है कि वो आपको ट्रैप करते हैं और आपकी डेटा इस तरह से ब्रीच हो जाती है, जो कि अल्टरनेटिवली वो डार्क वेब पे और इस तरह के डीप वेब पे मौजूद होती है, जहाँ से वो लोगों को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं और सेल कर रहे होते हैं इवन आपका जो पर्सनल डेटा होता है। अच्छा, ये तो एक सिंपल सी इसी हमने बात की फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड एप्लीकेशन, ऐसी बहुत सारी और भी एप्लीकेशंस हैं। हाँ, तो जैसे हम बात कर रहे थे, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस भी होती हैं बिसाइड फाइनेंशियल एप्लीकेशंस के अलावा भी, क्योंकि टीन एज बच्चे ज्यादा वो मतलब पार्टी और इस तरह की चीजों की वजह से डेटिंग एप्स वगैरह पे जाते हैं, या जस्ट लाइक कोई ऐसी एप्स भी होती हैं जिसमें लोग जो कहते हैं कि भाई आप जो है ना अपना टाइम सिर्फ सर्व करें, उस टाइम का आपको पैसा मिलेगा, और बहुत सारे ऐसे और भी हथकंडे होते हैं। तो आप इस तरह की एप्स के बारे में क्या कहेंगे कि कितना बड़ा फिशिंग टूल है जिससे हमारी नई जनरेशन की तबाही हो सकती है, और विदाउट अगेन वही बात कि भाई जस्टिफिकेशन या विदाउट डबल कंफर्मेशन आप बहुत सारी एप्लीकेशन को परमिशन दे देते हैं जो आपकी पर्सनल डेटा को स्टोर करती है, और देन अगेन आपको बहुत सारे फ्यूचर में इश्यूज का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल अतीक साहब, मैं अगेन इस बात पे आऊँगा कि इस तरह के जो एप्स हैं, चाहे वो डेटिंग एप्स हैं या फाइनेंशियल आपको बेनिफिट देने वाले के लिए जो एप्स मतलब आए हुए हैं और मार्केट में ये लॉन्च हो रहे हैं, वो से नॉन अवेयरनेस की वजह से एक्चुअली होता है कि हमें अवेयरनेस नहीं है इतनी। अगर बच्चों की बात करें हम, जो वो इस तरह की चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं और इन चीज़ों को जो है उनको पता नहीं है, उनके पेरेंट्स को, तो मैं इस आपके प्लेटफॉर्म के जरिए बताता हूं कि वो पेरेंटल कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, पेरेंटल कंट्रोल्स जो है वो एप्लीकेशंस होती हैं, पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को मॉनिटर करने के लिए वो एप्स यूज करें, उनको कंट्रोल रखें कि वो क्या कर रहे हैं अपने मोबाइल फोन पे, किस तरह के सॉफ्टवेयर को यूज किया जा रहा है और क्या मतलब उनकी एक्टिविटीज है। तो उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए ये एक बेहतरीन चीज है कि पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया जाए। और दूसरा ये है कि ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी का ट्रेंड इतना हाई है कि हम इससे बच नहीं सकते ना, मतलब टेक्नोलॉजी हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है, और ऑफ कोर्स हम इसके बगैर हमारे पास कोई चारा भी नहीं है कि हम जो है रह सके, क्योंकि जहां इसका पॉजिटिव यूज है तो वहां पे इसने हमें आसानी बहुत ज्यादा प्रोवाइड किया हुआ है टेक्नोलॉजी ने, और जहां नेगेटिव यूज है तो ऑफ कोर्स फिर वहां पे साइबर क्राइम जैसी एक्टिविटीज जो है वो डे बाय डे हमें सुनने को मिल रही है। तो ये इसका एक नेट रिजल्ट है जो मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए, और पेरेंटल कंट्रोल्स जरूरी हैं। अच्छा, पेरेंटल कंट्रोल्स के अंदर भी आप देखें पीजी गाइड का एक पूरा सेटअप बना हुआ है, जैसे लाइक अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को लेते हैं तो अगर 18+ हमारे यहाँ तो बच्चा, हमारा अगर कोई बच्चा है 26 साल का हो, 28 साल का हो, हमारे लिए बच्चा ही है। ऑब्वियसली हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी अजीब किस्म की एक्टिविटीज में, मगर हम देखते हैं PG 14, 16, 18 के बाद तो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स चेंज होते हैं। तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि पेरेंटल गाइड, ऑब्वियसली हमारे यहाँ भी देखें तो ट्रेंड्स जो बच्चों के स्कूल तक तो बच्चा बच्चा ही रहता है, जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाता है तो बच्चा नहीं कुछ ज्यादा ही हो जाता है, बड़ा कुछ ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो मसले असल शुरू होते हैं वहां से। तो इसके अलावा क्या सिक्योरिटी ऐसी हो सकती है? सर इसका मैं समझता हूँ रीजन यही है कि हमारे पास चीज़ों की जो है वो अकाउंटेबिलिटी ठीक से नहीं है, जो पहली इसकी वजूहात में से एक है। तो अगर अकाउंटेबिलिटी हो हर चीज़ पे, आपके छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन से लेकर बड़े लेवल तक की चीज़ों पे अकाउंटेबिलिटी को काउंट किया जाए, मेजर किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि चीज़ों पे बहुत हद तक जो है कंट्रोल पाया जा सकता है। तो इंटरनेशनल की स्टैंडर्ड अगर हम बात करें तो वो तो ऑफ कोर्स वो लोग जो है वेस्टर्न कल्चर में जो कुछ भी हो रहा है वो एक तरह से इन चीज़ों के ऊपर बड़ा अमूल भी रखते हैं, वो उनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स मार्केट में आए हुए हैं, तो ऑफ कोर्स उनके पास तो इससे कंट्रोल भी है, वो जो चीजें कर रहे हैं उनके ऊपर कंट्रोल भी करने की पूरी कोशिश करते हैं, वो कर भी लेते हैं। फिर जब बात आती है बच्चों की, कि हमारे पास पाकिस्तान में जो है अनफॉर्चुनेटली यही है कि इतना ध्यान नहीं दिया जाता है चीज पे कि भाई 14+ है, 16+ है या 18+ है, तो उनको किस हिसाब से स्टैंडर्ड सेट किए जाएं, तो वो यहाँ पे इस चीज को इतना जो है तकरीबन इग्नोर ही किया जाता है। जबकि वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं वहां पे इस चीज को बड़ा जो ना इसको अहमियत दी जाती है। वजह यही है कि उनको पता है कि इस लेवल पे जो बच्चा होता है उसका जो माइंडसेट है वो बिगड़ सकता है, वो खराब हो सकता है या वो डाइवर्ट हो सकता है, तो वो उसके लिए कंट्रोल के लेवल सेट किए हुए हैं। जबकि हम पाकिस्तान में ये नहीं समझते। हमें तो अगर आप यहाँ पे चले जाएं, इंटीरियर में कहीं पे भी चले जाएं, तो वहां पे ये कि बच्चों को चीजें दी जाती हैं कि नहीं नहीं हमारा बच्चा तो ये है, ये देखेगा तो ये करेगा, सीखेगा, समझेगा और ज्यादा टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस होगी। तो ये इस तरह से करने से एक्चुअली नहीं होता, ये बातों की हद तक ही है। जब तक कि आप उस पे
कंट्रोल के चेक्स नहीं रखेंगे, लेवल ऑफ चेक्स नहीं रखेंगे, तब तक ऑफ कोर्स हम इन चीजों पे कंट्रोल नहीं कर सकते। सही। हम अभी काफी सारी बातें कर रहे थे जैसे कि साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, और आपने जो मलेशिया के अंदर मास्टर्स किया तो उसमें नेटवर्किंग का क्या किरदार है, साइबर सिक्योरिटी हो या साइबर क्राइम हो? क्योंकि हमें तो ये पता चला था कि या हम ये जानते भी हैं कि भाई डेटा पैकिंग की सूरत में डेटा बनता है, फिर वो ट्रांसफर होता है, तो नेटवर्किंग जैसे आपने कहा कि बहुत सारे नेटवर्क डाउन भी हो जाते हैं। सर, नेटवर्क और साइबर सिक्योरिटी का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है, मैं यही कहूँगा, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी बेस करती है आपके नेटवर्क के ऊपर। आपके पास नेटवर्क है तो ऑफ कोर्स उसके ऊपर साइबर सिक्योरिटी की इम्प्लीमेंटेशन हो सकती हैं या साइबर सिक्योरिटी के अटैक्स हो सकते हैं। अगर नेटवर्क नहीं है तो फिर आप मतलब क्या, बंदा हवा में तो बातें नहीं कर सकता ना, उसको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, कोई ना कोई फिजिकल प्रीमिसेस चाहिए जहाँ पे वो चीजें मौजूद हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो। तो नेटवर्क एक्चुअली जो नेटवर्क से हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है, तो वो कंप्यूटर नेटवर्क मौजूद होगा तो उसके ऊपर साइबर सिक्योरिटी के जो चीजें हैं, जो थिंग्स हैं, जो अटैक्स हैं, वो फिर मतलब उसके ऊपर एप्लीकेबल हो सकती हैं। तो ऑफ कोर्स जितना साइबर सिक्योरिटी को हम वैल्यू देते हैं कंप्यूटर साइंस या आईटी के अंदर, उतनी ही ज्यादा वैल्यू, उतनी ही ज्यादा अहमियत जो है नेटवर्क्स की भी है, क्योंकि नेटवर्क्स में आपके तमाम सर्वर्स आ जाते हैं, आपके पास वेब एप्लीकेशन आ जाती हैं, आपके पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, आपके पास लॉजिकल जो है वो कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि वर्चुअल मशीन्स हो गई, और VMware के अंदर आपको बहुत सारी ESXi मशीनें बनी हुई होती हैं। ऑफ कोर्स वो सब का ताल्लुक जो है एक नेटवर्क के साथ है ना, वो सब एक नेटवर्क पे रिलाय करती हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि बड़ा गहरा ताल्लुक है। नेटवर्क्स हैं तो साइबर सिक्योरिटी भी है, और अगर साइबर सिक्योरिटी है तो नेटवर्क भी है। नेटवर्क नहीं है तो साइबर सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वो हो जाता है, और फिर इसी तरीके से अगर साइबर सिक्योरिटी नहीं है तो फिर नेटवर्क मीन्स कहाँ जाएगा। तो ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। सर, जैसे आपने अभी बात की कि ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, यानी कि अगर नेटवर्क है तभी जाके आप कोई मतलब जस्ट लाइक एक रास्ता है रोड में पे जिस पे चल के आप काम अच्छा करें या बुरा करें, रास्ते पे तो आपको चढ़ना पड़ेगा। अच्छा, नेटवर्किंग जैसे हम जनरली बोलते हैं यार आपकी नेटवर्किंग कैसी है, जैसे लाइक दूसरे लोगों से ताल्लुकात वगैरह, ये नेटवर्किंग लफ्ज इंटरनेट के अंदर किस तरह ये काम कर रहा होता है? जैसे अभी आपने VM सर्वर, क्लाउड सर्वर, बहुत सी चीजों को आपस में मतलब जस्ट लाइक शेयरेंस पे बताया, तो मैं ये चाहूंगा कि आप हमें बताएंगे नेटवर्किंग के लफ्ज को कितनी इंपॉर्टेंस है, क्या है इसका मकसद, क्या होता है? सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि नेटवर्क जो है एक्चुअली हमने अडॉप्ट ही नेटवर्किंग से किया है या सोशलाइजिंग से किया है। इसका मकसद ये है कि एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है या एक ऐसी जो है कुछ हम ये कह सकते हैं कि इंटरकनेक्टेड नोड्स हो सकते हैं, अगर हम कंप्यूटर की जो है ना टर्मिनोलॉजी में बात करें। और अगर जनरली बात करें तो ऑफ कोर्स नेटवर्किंग से बात यही है कि आप जो है सोशलाइजिंग कर रहे होते हैं, किसी से मिल रहे होते हैं, किसी इवेंट में जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे सोशलाइजिंग हो रही होती है। आप ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं या ग्रुप ऑफ आपके फ्रेंड्स होते हैं, एक सर्कल में आप लोग बैठे हुए होते हैं और आपस में इंटरकनेक्ट हो रहे होते हैं बातों के जरिए, डिफरेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के जरिए। तो सेम गोज टू कंप्यूटर साइंस एंड IT के उसमें जो नेटवर्क होता है वो भी यही किरदार परफॉर्म कर रहा होता है। तो फर्क सिर्फ इस चीज का है कि वो हम फिजिकली एक जो है इंटरेक्टिव माहौल में कर रहे होते हैं, ह्यूमन बींग्स आपस में ग्रुप्स की सूरत में, और यहाँ पे जो होता है वो एक फिजिकल चीजें तो होती हैं, लेकिन वो एक डिवाइसेस होती हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं या फिर नोड्स होते हैं कंप्यूटर के, जिनमें आपके पास सर्वर्स हो गए, कंप्यूटर के वर्क लाइन्स, मशीन्स और जो है इस तरह की डिवाइसेस होती हैं। तो उसको नेटवर्किंग कहते हैं कि वो सब आपस में कनेक्ट होते हैं किसी एक मीडियम के थ्रू, किसी एक चैनल के थ्रू। तो आज के प्रोग्राम में हमने काफी सारी बातें की और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है, जैसे डार्क वेब, डीप वेब और बहुत सारी और भी एप्लीकेशंस है, बहुत सारे और भी मामलात हैं जिसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे। जैसे IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर बात थी, वो भी हम करेंगे। IP मैनेजमेंट क्या है, किस कदर है, मगर आज के प्रोग्राम का टाइम हुआ जाता है अपने इख्तिताम पर। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इसी सिलसिले को आगे कैरी फॉरवर्ड जरूर करेंगे, मगर मैं चाहूंगा कि इस प्रोग्राम के इख्तिताम पे आपका कोई मैसेज हमारे पाकिस्तानी अवाम के लिए। मैसेज सर मैं यही देना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव इस्तेमाल हम सब के फेवर में है, और उसका नेगेटिव इस्तेमाल जो है ऑफ कोर्स वो हम सबको डेंजर में डाल सकता है। तो कोशिश करेंगे जो टेक्नोलॉजी हमें मिल रही है, जिस चीज़ को हम गेन कर रहे हैं बाहर से या वेस्टर्न कल्चर से भी जो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, तो हम उनको पॉजिटिव यूज़ करें बजाय इसके कि नेगेटिव यूज़ हो। तो जितना पॉजिटिव यूज़ करेंगे उतनी हमारी लर्निंग होगी, गेनिंग होगी, और जितना नेगेटिव यूज़ करेंगे तो ऑफ कोर्स उसका हमें नुकसान होगा। सो व्यूअर्स, इसी के साथ आज के प्रोग्राम का टाइम हो जाता है अपने इख्तिताम पर। मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। फी अमानिल्लाह करीम।